हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ना मैंने आपको फुल सिविक्स की रिवीजन करवा देनी है, आपकी क्लास 10 की है ना, क्योंकि आपका 15 को बोर्ड एग्ज़ाम है उसका एसएसटी का। सो उससे पहले हम सिविक्स को एक वन शॉट में ख़त्म कर देते हैं। सो इस वीडियो के दौरान ना मैं आपको स्ट्रैटेजीज, आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्रो टिप्स बताएंगी। प्रो टिप्स में क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा और उस चैप्टर में कितना क्या लगाना है, मतलब कितना टाइम किसको देना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर हमने इस वीडियो को देख लिया ना, मतलब आपका 95% रिवीजन हो जाएगी सिविक्स की। बची 5% वो आप कैसे करोगे, अपने नोट्स और क्वेश्चंस लगा के। सो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आपका आ रहा है ये 6 मार्क्स का आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका कर लेना, अकोमोडेशन इन बेल्जियम कर लेना, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन ऑफ पावर शेयरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों पे तो स्टार लगा लो बचे, बाकी ये तो इनको करके जाना अपने पावर शेयरिंग उसके एग्जाम में। थ्योरी में आप इसमें 30 मिनट्स लगाना, क्वेश्चंस में इसमें ज़्यादा टाइम लगाना, 30 से 45 मिनट्स, और वन शॉट वीडियोस देख लेना इसकी और नोट्स एंड क्वेश्चन लगा लेना। वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये अच्छे से देख लिया। पावर शेयरिंग के आते हैं, पावर शेयरिंग का पहले मतलब समझते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर को शेयर करना। शेयरिंग ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। पावर ऑफ शेयरिंग मतलब पावर को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करना, किस लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसमें हम दो कंट्रीज़ की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम दो कंट्रीज़ की इसके ऊपर बात करेंगे। पहली है श्रीलंका, दूसरी है हमारी बेल्जियम। एक बात याद रखना, पहले हम बेल्जियम की पढ़ेंगे, दूसरी हम श्रीलंका की पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में कितनी डाइवर्सिटी थी उसकी, हमारे लोगों की, वो देखते हैं। 59% यहाँ पे थे डच स्पीकिंग पीपल, जो कि रहते थे फ्लैमिश रीजन में, रहते थे डच स्पीकिंग। ये याद रख लेना, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 40% पीपल रहते थे हमारे फ्रेंच पीपल, जो कि वलोनिया रीजन में रहते थे। उसके बाद 1% जो बचे होते थे वो जर्मन स्पीकर थे। ब्रूसल्स इसकी कैपिटल थी। अब अगर देखा जाए कि इसमें जो है, उसमें उसमें किसकी, डच स्पीकिंग पीपल की ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट जो कि इसकी कैपिटल थी ब्रूसल्स, वहाँ पे ना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ठीक है ना। इसलिए फ्रेंच पीपल को थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने वो फेवर किया एज़ कम्पेयर टू डच स्पीकिंग पीपल। बट यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने यहाँ की इक्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ प्रोविजंस अपनाए, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं एथनिक कॉम्पोजिटी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका इसमें मेन है। श्रीलंका में क्या था, 18% तमिल स्पीकर थे, 74% सिनाला स्पीकर थे। सिनाला स्पीकर कौन, 74% थे, 18% तमिल स्पीकर थे। 18 इसके सब टाइप से कुछ थे हमारे श्रीलंकन तमिल्स, जो कि श्रीलंका में ही तमिल्स रहते थे, उनको बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। और जो इंडियन तमिल्स थे, उनके फोर फादर्स लाए गए थे कहाँ पे, हमारे श्रीलंका में किसके लिए, प्लांटेशन वर्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटिनिज्म क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर जो थे वो ज़्यादा थे, इसलिए सिन्हाला स्पीकर को ज़्यादा प्रोविजंस एंड हमारे फेवर किया गया। मेजोरिटिनिज्म क्या होता है, ए बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटिनिज्म क्या होता है, जिसमें एक ऐसा बिलीफ होता है लोगों के अंदर कि जो मेजोरिटी ग्रुप है ना, उसको ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, उसको ज़्यादा पावर दी जाते हैं, उसको उसको फेवर किया जाता है कंट्री के अंदर, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया गया, हमारे कुछ ऐसे मेजर्स इस्टेब्लिश किए गए श्रीलंका से, जो कि हमारे इस सिन्हाला की सुपरमेसी बढ़ा रहे थे, ठीक है। क्या क्या थे वो देखते हैं। हमारे 1956 में एक एक्ट पास हुआ था हमारा, क्या एक्ट पास हुआ था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था श्रीलंका का, ठीक है। उसको तमिल को डिस्क्रिगार्ड्स करके सिन्हाला वर गिवन इन द गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रायोरिटीज़ मिली, इनको यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन पे प्रायोरिटीज़ मिली। और सिन्हाला स्पीकर जो थे ना, वो करते थे फोस्टर बुद्धिज्म रिलीजन को, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिज्म रिलीजन माने लगा, कहाँ पे, श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अब इसके बाद श्रीलंकन तमिल्स तो भड़क गए कि हमें तो इन्होंने सेपरेट ही कर दिया नेशन से, तो उनके मन में फीलिंग आई सेपरेट ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है कि अपनी कंट्री में ही रह के एक सेपरेशन की फीलिंग आना, ठीक है ना। उसके बाद हमारा इन्होंने क्या किया, पार्टीज लॉन्च हुई श्रीलंकन तमिल्स की। इन्होंने रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा बोला।
और रीजनल ऑटोनॉमी, इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट अपना नेशन मांगा जिसको बोलते हैं तमिल इलाम, ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगी किससे, श्रीलंका से। अब उन्होंने उनकी जो डिमांड थी उसको डिनाई कर दिया गया। इन 1987 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड। इस 1980 के दौरान कुछ तमिल इलाम भी बनाए गए, ठीक है, उनके खुद से। तमिल वालों ने खुद ही अपने इलाम्स बना लिए। इससे क्या हुई, सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर क्या होता है, एक ऐसी वॉर जो कि अपने दो से ज़्यादा ग्रुप्स में एक ही कंट्री में रहे लोगों की वॉर हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर, ठीक है। टू कम्युनिटीज़ की जब वॉर होती है एक ही कंट्री में रह के, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। इससे क्या हुआ, 1000 वर किल्ड, दोनों ग्रुप से बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए। एंडेड हुआ ये 2009 में, ये देख लेना। LTTE क्या था, इज गुरिल्ला ऑर्गन वॉज फॉर्म टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंस तमिल इलाम, ठीक है। तमिल इलाम को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तमिल इलाम की सुनने के लिए एक ऐसा ऑर्गन बनाया गया था। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियम में क्या क्या हुआ, बेल्जियम में इक्वालिटी बनाने रखने के लिए सरकार ने क्या क्या वो अपने मेजर्स अपनाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि हमारे मिनिस्टर थे वो हमारे डच के भी और फ्रेंच के भी इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसको दी गई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। उसके बाद आता है हमारा सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिससे कि अपनी कैपिटल को स्टेट के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और कोई कन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश नहीं है। कम्युनिटी गवर्नमेंट देखते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज बीन द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। कुछ ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जो हमारी बेल्जियम में, जो कि सिर्फ हमारे लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज और कल्चरल एजुकेशनल रिलेटेड इश्यूज को हेल्ड कर उसको उसके ऊपर ध्यान देती थी, ठीक है। और ये इकोनॉमिसिटी पे ध्यान नहीं देती। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ये देखते हैं। पावर शेयरिंग मतलब क्यों ज़रूरी है, इसके दो रीज़न होते हैं, एक प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल रीज़न होता है जिसमें हमने एक्सपीरियंस किया है कि प्रूडेंशियल रीज़न क्यों ज़रूरी है, हमें एक बिलीफ हो चुका है। मॉरल रीज़न मतलब पावर शेयरिंग क्या आगे लाएगी। एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। प्रूडेंशियल रीज़न में क्या होता है, जैसो प्रूडेंशियल रीज़न में क्या होता है, अब एक ऐसा माना गया कि प्रूडेंशियल रीज़न अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे ना तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे सोशल ग्रुप्स में, है ना, और ये बेटर आउटकम लाएगा। और हमारा जो मॉरल रीज़न है वो हमें क्या कहता है कि पावर शेयरिंग है ना, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर नहीं शेयरिंग हो तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, है ना। डेमोक्रेसी का मतलब ही तो पावर शेयरिंग होता है कि मतलब बहुत सारे ग्रुप्स पावर शेयरिंग करेंगे। ये एक ही राजा रानी तो नहीं चलाएगा ना कोई हमारे डेमोक्रेसी में कंट्री को। उसके बाद आता है एम्फसाइज द वेरी एक्ट द पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। डेमोक्रेसी में लोगों के पास हक होता है अपने लीडर को चुनने का, और ये चुनने का कि वो कैसे गवर्न किए जाएं। पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर एंड हाउ दे नीड टू बी गवर्न। ये होता है हमारा मॉडर्न रीजन में। कुछ फॉर्म्स पढ़ते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की 3 फॉर्म्स है, हॉरिजॉन्टल, वैसे तो 4 फॉर्म्स हैं पर मेन है ये दोनों, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, हमारे 3 हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी, है ना, इसमें इक्वल पावर होती है। यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, लेजिस्लेटिव होती है। इसको पहले छोटा करना है। लेजिस्लेटिव, ये होता है एग्जीक्यूटिव, ये होता है जुडिशरी, ठीक है। इनमें पावर शेयरिंग की जाती है। ये आर्गन्स है बिटवीन डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का है। उसके बाद आता है हमारा वर्टिकल एंड फेडरल। वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल, है ना। वर्टिकल में क्या होता है, कुछ ज़्यादा छोटा हो गया ये। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकली पावर शेयरिंग की जाती है, मतलब पहले सेंटर को, स्टेट को, इसमें अनइक्वल पावर होती है। और तीसरा लोकल। इंडिया में ये 3 है, बाकी सारी जगह ये 2 हैं। सेंटर के बाद ज़्यादा स्टेट वो रहती है पावर एज कम्पेयर टू स्टेट, स्टेट के बाद ज़्यादा पावर रहती है एज कम्पेयर टू लोकल।
और कुछ कुछ ये अपने रिवेन्यू इनको देते हैं और ये कुछ कुछ इनको देते हैं। लो, उसके बाद आता है हमारा प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। कुछ ऐसे जो हमारे गवर्नमेंट हमारे पे ध्यान नहीं देती, फिर हम ऐसे मूवमेंट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट पे कुछ ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, उनको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। उसके बाद आता है हमारा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पे उनके रिलीजन और कल्चर के बेसिस पे उनको पावर दी गई, ठीक है। कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं सोशल ग्रुप्स के ऊपर जो कि हमारी कंट्री में है, और ये सोशली अपने वो करते हैं, सोशली इश्यूज के रिलेटेड अपने काम करते हैं। उसके बाद आता हमारे, वाह चैप्टर खत्म हो गया, बहुत जल्दी हो गया, 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर दिया हमने। उसके बाद आता हमारा स्ट्रेटेजी ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की क्या स्ट्रेटेजी, इसके फीचर्स पढ़ लेना, 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स एंड डिफरेंशिएट, इसकी दो टाइप्स ऑफ उसके फेडरलिज्म के दो टाइप्स हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, वो पढ़ लेना। वाई इंडिया इज कॉल्ड फेडरल, इंडिया को फेडरल क्यों बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके आगे स्टार लगा रहा हूँ, ये ऐसे ये गोला बना रहा हूँ। हाउ कैन बेसिस ऑफ फेडरलिज्म कैन बी चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्विस्टिक स्टेट, ये चारों आपने रीड कर लेनी है, लर्न कर लेनी है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन फीचर्स के बताने, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा फेडरल, इसकी थ्योरी में 45 मिनट्स देने, क्वेश्चन पे 30 to 45 मिनट्स देने। उसके बाद आता है हमारा दो फेडरलिज्म क्या होता है। जब हमारी फेडरलिज्म होता है जब हम पावर शेयर, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। दो टाइप के होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटेड गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें 2 और मोर लेवल होता है गवर्नमेंट के। क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हैज ओन पावर्स फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के पास अपनी पावर होती है जिसके इसको सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, सेंटर को इसको कोई आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा कि हमारे पास हमारी पावर है, हम क्यों तुम्हारे कोई मिन्नतें करें, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट फॉर समथिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। गवर्नमेंट एट एनी लेवल और आंसरेबल टू पीपल, गवर्नमेंट कोई भी लेवल पे वो आंसरेबल होती है पीपल को, और इंडिया यूएसए में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल, एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे लेवल होते हैं तो उनके पास कोई पावर नहीं होती है। नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल पावर, नेशनल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कैन पास एनी ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लोकल लेवल को अपना ऑर्डर पास कर सकती है। इसमें लोकल गवर्नमेंट को वो करना ही पड़ेगा, बट ऐसा फेडरलिज्म में नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, गवर्नमेंट कोई भी लेवल पे उनको आंसरेबल नहीं होने पाते। जैसे राजा सिस्टम, राजा जो करे प्रजा को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल। ये श्रीलंका और चाइना में देखा जाता है, श्रीलंका और चाइना में देखा जाता है, सॉरी श्रीलंका में कैसे देखा जाता है, श्रीलंका में अभी समझाया ना, सिनारा स्पीकर और ठीक है। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक एक करके, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुडिक्शन, हर एक लेवल के पास अपनी खुद की पावर और अथॉरिटी होती है, ठीक है। द जुडिक्शन ऑफ ईच लेवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक लेवल की पावर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी होती है, कोई अपनी तरफ से अपनी लेवल की पावर नहीं बना सकता। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिसेड, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज आना हो ना तो वो एक लेवल से चेंज नहीं आ सकता, तीनों को अपने हर एक लेवल को अपने डिसीजन देने पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए, ठीक है। एक अकेला इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स के पास क्या पावर होती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बताना, किसको, लेवल्स को, और उनकी पावर बताना। फाइनेंशियल ऑर्डर इंश्योर्ड, जो हमारे पैसा हर एक लेवल को कितना पैसा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंश्योर होता है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक सेफ गार्ड एंड प्रमोट इक्वालिटी यूनिटी ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री की यूनिटी को सेफ रखना और यूनिटी को बढ़ाना, ये काम होता है हमारी फेडरलिज्म का। और टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना ताकि उनको भी कोई एलिनेशन की वो ना हो और उन पर भी ध्यान दिया जाए। 2 टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। बात करते हैं पहले कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है,
कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट आती हैं इकट्ठ बन के अपनी अपनी यूनिट को बिगर करने के लिए, ठीक है, झुंड बन के नहीं, इकट्ठे होगी अलायंस बना के आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स यूजली हैव इक्वल पावर है, हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर होती है। एम क्या होता है इसका, फेडरेशन इज पूल देयर सॉवरेनिटी एंड मेंटेन द सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, अपनी सॉवरेनिटी को पूल करना और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना और अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और अगर मतलब एक स्टेट आ रही है, उसको तो कोई भी ज़्यादा सिक्योर नहीं रहेगी। और खुद बहुत सारे, जैसे एक बंदा आया, इसको ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी, पर ये खूब सारे बंदे हुए तो इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है ना। ऐसे स्टेट्स के उसमें होता है, स्टेट्स के केस में होता है। उसके बाद आते हैं, और ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, स्पेन एंड बेल्जियम में भी देखा जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या आता है, जब पावर डिवाइड, लाइक लार्ज कंट्री डिसाइड करते हैं अपनी पावर डिवाइड करने के लिए, किसमें, स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट में। इसमें स्टेट के पास कुछ ना कुछ होके भी पावर ज़्यादा होती है, वाइस वर्सा टू स्टेट्स। इन द टाइप ऑफ फेडरेशन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पोलिंग एंड सॉवरेनिटी मेंटेनिंग आइडेंटिटी, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं बनाता अपनी, सबकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और ये इंडिया और बेल्जियम में देखा जाता है। इंडिया में भी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं हम, व्हाट मेक्स द इंडिया फेडरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP क्वेश्चन। देखा जाए तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसमें वर्टिकल डिवीजन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारी वर्टिकल डिवीजन होती है, कैसे होती है, अभी समझा के आया था मैं पावर शेयरिंग में। सेंट्रल, स्टेट, अरे क्या हो गया इसको, एंड लोकल, है ना। क्या होता है, इंडिया हैज़ 3 टायर ऑफ सिस्टम, ये रहा, दिखा दिया मैंने। डिफरेंट टायर एंजॉय द सेपरेट डिसीजन, हर एक लेवल अपनी सेपरेट पावर एंजॉय करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन दियर 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, अपनी लेजिस्लेटिव पावर तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये बनाता है इंडिया को फेडरल। 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, 3 लिस्ट होती है हमारी कंट्री की, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस देते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, एक बैंक हर एक स्टेट में अलग अलग नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में फैले होते हैं, ठीक है। ये कुछ हो गया हमारे यूनियन लिस्ट। और ये इसको कौन बनाता है, ये कौन देखता है इस लिस्ट को, यूनियन गवर्नमेंट याद रखना, यूनियन लिस्ट है। उसके बाद आते हैं हम अपनी कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में आते हैं पहले, इसके बाद ये आएगा ना। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे स्टेट रिलेटेड इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि क्या, हमारे बैंकिंग नहीं, पुलिस सिस्टम, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, है ना। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और इनको कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट, है ना। और उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है बच्चे, कॉन्करेंट लिस्ट कुछ ऐसी लिस्ट है जिसके सब्जेक्ट दोनों में नहीं होते, और इसको कौन हैंडल करता है, ये दोनों हैंडल करती हैं, हैंडल बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर इन दोनों ने डिसीजन डाला इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, और अगर स्टेट गवर्नमेंट उससे नहीं राजी, तो किसकी मानी जाएगी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा ज़्यादा पावर रहती है। रेजिडुअरी पावर क्या होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको इन तीनों लिस्ट में नहीं डाला जाता, जैसे IT सब्जेक्ट्स, है ना। उसके बाद आता है इंडिया इज क्वासी फेडरल मतलब स्टेट इज डूइंग स्पेशल पावर, हर एक अपने स्टेट्स के पास स्पेशल पावर होते हैं, कोई स्टेट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। कोई अपने द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है यूनियन टेरिटरी चलाने के लिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है,
पे मतलब वो करना कि कौन सी गवर्नमेंट अपनी मैडम को जाके पूछने लग जाओ, है ना, फटाफट एग्जाम के दिन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पावर शेयरिंग, कुछ ऐसे प्रोसेस किए गए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को करने के लिए। 2 स्टेप्स क्या थे? नीड एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब जो थी हमारे ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो लर्न ही कर लेना, रट्टा ही मार लेना, ठीक है। क्या था कि जो नीड टू एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेज ऑफ, जो हमारे बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा, लोक एंड हमारी राज्यसभा, इन दोनों हाउसेज में 2/3 सीट्स होनी चाहिए, है ना। और देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर विद दैट, जो हमारे सॉरी और इस स्टेप्स के बाद क्या आएगा, जो भी डिसीजन लिया गया वो जो कि हमारी स्टेट्स हैं उनके जितनी भी टोटल स्टेट्स हैं उनके मतलब 50% स्टेट उसे मंजूर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाफ ऑफ द स्टेट्स। जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, मतलब कितनी को राज़ी होना पड़ेगा? 14 स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स लैंग्वेज पॉलिसी। कुछ ऐसी पॉलिसी हमारी इंडिया में अपनाई गई जिससे कि इंडिया फेडरल माना गया, कुछ प्रैक्टिस आ गए, ठीक है। ये वाला क्या है? Initially, the policies is found the middle to destination. Wait, सेंटर स्टेट रिलेशन देखते हैं। अब देखो क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या बनाई गई इंडिपेंडेंस के बाद? लिंग्विस्टिक मतलब हर एक स्टेट को उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमारे कर्नाटका वालों को केरला में डाल दिया, ठीक है। हमारे जो मराठी लोग हैं उनको महाराष्ट्र में डाल दिया, कुछ ऐसे डिवीजन होगी स्टेट्स की, है ना। उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था कि कोई भी लैंग्वेज को हमारे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज मान लिया तो बची जो स्टेट्स हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, है ना, तो उनका क्या होगा, है ना। इसलिए इंग्लिश एंड कोई भी आपसे पूछे कोई नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, बोलना नहीं है। इंग्लिश एंड हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अदर 21 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारी स्टेट्स की, हमारे इंडिया की। सेंटर स्टेट रिलेशन का देखते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या था? रिस्ट्रिक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन दैट स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। अब अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन अच्छे होंगे तभी तो हमारी फेडरलिज्म प्रैक्टिस होगा इंडिया में। सेंटर के पास सेंटर गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, वो अपनी अलग इंजॉय कर रहा है, स्टेट के गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर है, वो अपनी इंजॉय कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चे? डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब पावर ली जाती है सेंटर, क्या हो रहा है स्पेलिंग मिस्टेक्स, किससे ली जाती है पावर? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से। और दी किसको जाती है? दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। When power is taken away from the central and state government given to the local government, 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 3rd टायर के लिए। और देखो यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया में। लोकल गवर्नमेंट में भी 2 आते हैं, अर्बन एंड रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में कौन होते हैं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का होता है बड़े बड़े एरियाज के लिए, बिग अर्बन एरियाज, बिग सिटीज़ के लिए, और स्मॉल सिटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद है रूरल एरियाज में डिस्ट्रिक्ट पंचायत होते हैं। यहाँ पे पंचायत समिति आएगा। वेट यहाँ पे पंचायत समिति आएगा। ठीक है। और ये विलेज पंचायत नहीं आएगा, जिला परिषद आएगा। ये क्या है? ये बड़े छोटे विलेजेस के लिए है, ये बड़े विलेजेस के लिए है, मॉडरेट जो उससे बड़े हैं, ये बहुत बड़े विलेजेस के लिए है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम की फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए भाई, तभी तो फेडरलिज्म वो होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, है ना। हर एक
लोकल बॉडीज में रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल, रिजर्व होती हैं सीट्स किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद आते हैं एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, है ना। उसके बाद एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। और हर एक स्टेट के अंदर, हर एक लोकल इंस्टीट्यूशन स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है जो कि किसके इलेक्शन होल्ड करता है, हमारे पंचायत के और म्युनिसिपल इलेक्शन के। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू द शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, ये तो इंश्योर होना ही तभी तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर कुछ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ भी शेयर करनी पड़ेंगी। मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मेरिट्स मतलब हमारे कुछ अच्छाई डिसेंट्रलाइजेशन की क्या होगी, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व विद द लोकल बॉडीज, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हमारे सेंटर स्टेट में नहीं देखी जाती वो लोकल बॉडीज में ही क्लियर हो जाती हैं। पीपल हैव द बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, पीपल हैव द बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज, पीपल को हम अपनी लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी ज़्यादा नॉलेज रहेगी, है ना, आसपास क्या हो रहा है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage their things efficiently, और people के पास ना एक ऐसी वो पीपल के पास अपनी एक ऐसी मतलब एक पावर नहीं बोल सकते उसको, एक ऐसी बढ़ोतरी होती है अपने माइंड में कि कैसे मनी को एफिशिएंटली यूज़ करना है, उसके बाद उसका कैसे बेटर यूज़ करना है, ठीक है। वन एट द लोकल लेवल देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग, पीपल डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कुछ इसके डीमेरिट्स भी देख लेते हैं, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, कुछ लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण हमारी डिसेंट्रलाइजेशन चल नहीं पाती इतने, ठीक है। उसके बाद मैनी स्टेट्स गवर्नमेंट हैवन ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल, बहुत सारी स्टेट्स कुछ ऐसी भी हैं जो कि अपनी पावर्स नहीं देती लोकल गवर्नमेंट को। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा मीटिंग आर नॉन रेगुलरली, ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलर नहीं होती जिससे कि पीपल्स को ज़्यादातर अपनी जो चल रहा है उनके विलेज में वो पता नहीं लग पाता। उसके बाद आता है चैप्टर 5 हमारा जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। इसमें क्या है बच्चे, स्पीड रुकी मेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये देख लेना क्या है, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन देख लेना, फेमिनिज्म कम्युनलिज्म कास्टिज्म देख लेना, आउटकम्स ऑफ जेंडर डिवीजन, व्हाई एंड हाउ इज इंडिया सेकुलर, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3 से 4 मार्क्स के बीच में। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड दो मुझे। यस तो क्या होता है, ये हमारे कुछ जेंडर कास्ट एंड रिलीजन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या होता है, जब जैसे एक ह्यूमन बीइंग के 2 सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, बट हमारी सोसाइटी उसको कुछ ऐसे जेंडर अपने बिलीफ में अपने डिवाइड कर देती है, जैसे कि कुछ लोगों को अलग अलग जेंडर में तब्दील कर देते हैं हमारी सोसाइटी। हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी जेंडर के ऊपर कई हमारे डिवीजन किए गए हैं, सोशली तो किए ही गए हैं लोगों से, है ना। इनइक्वल रोल असाइन टू द मैन एंड वुमेन, कुछ वुमेन मैन यही कर सकते हैं, वुमेन मैन यही करेंगे, मैन को ये नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी हमारी आइडियोलॉजी बना लेते हैं ना पीपल अपने माइंड के अंदर, जो कि सोसाइटी में फैल जाती है, हमें बचपन से भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। वुमेन बाय द सोसाइटी, वुमेन से भी यही है, और ये क्या करती है, हमारे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ावा देती हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कुछ ऐसे काम जो कि बस मैन ही करें, पर वो वुमेन भी करती है ना, आजकल तो हर एक कोई करता है। आगे देखते हैं क्या है, ये है हमारी वुमेन, ये है हमारा मैन। अब वुमेन का है, वुमेन को कल्चरली डिफाइंड होना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में सब पता होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस जॉब देनी चाहिए जैसे कि नर्स हो गया, और मैनी वुमेन्स वर्क इन द हाउस होल्ड ऑल्सो, है ना, दूसरों के घरों में भी, सॉरी,
एट्रीब्यूट फ्रेजाइल इमोशनल होनी चाहिए, इमोशनल होनी, सेंसिटिव होनी चाहिए, है ना। एंड एंटाइलमेंट्स इंटीरियर हेल्थ केयर टू मैन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, मैन पे फाइनेंशियली डिपेंड होनी चाहिए, है ना। खुद कुछ ना करे, खुद घर पे बैठे रहे और इंफीरियर हेल्थ अपनी मैन की ही देख रेख करे, ठीक है ना। और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ध्यान दे, हार्मोन्स को कंट्रोल करे। उसके बाद आता है मेल। मेल में क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंस्ट्रक्शन पे अपने घर का कोई टूटा फूटा सामान है तो मैन जोड़ने के काबिल है उसको। क्यों काबिल है भाई, वो इसी काम के लिए बैठा है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, रिस्क टेकिंग एंड एग्रेशन, मैन में देखा जाएगा गुस्सा होना चाहिए, आवाज़ भारी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, है ना। उसके बाद एंटाइटलमेंट्स, हायर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, यही बाहर जाके काम करेगा, वो मैं नहीं करेगी। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमारा क्या कहता है, अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इनसाइड द वुमन होम इज डन बाय वुमन और द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देमसेल्व्स थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। वुमेन ही काम करेगी, वुमेन नहीं कर रही है तो डोमेस्टिक हेल्पर रखो, मैन नहीं करेगा, ऐसा बिलीफ माना जाता है घरों में। बट व्हेन द दीज जॉब्स आर पेड फॉर मैन और रेडी टू टेक अप देयर वर्क्स, एंड अब देखो कितना अच्छा बात है कि अगर मैन को पैसा मिल रहा है तब तो वो अपना काम करने के लिए तैयार है, होटलों में शेफ है ना। और घर पे वो काम नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता है कि फ्री में काम हो रहा है, उनकी वाइफ मदर कर रही है ना। उसके बाद हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट। पहले तो आउटकम्स ऑफ सेक्सुअल ये पढ़ लेते हैं, आउटकम्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन। आउटकम ऑफ सेक्सुअल डिवीजन से क्या हो रहा है हमारा, वुमेन रोल इन द पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इन मिनिमल, पॉलिटिक्स में वुमेन को कम स्पेस दी जा रही है, ठीक है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अफेयर्स, और पब्लिक अफेयर्स में मैन को ही ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड होता है। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन द पॉलिटिक्स एंड वुमेन फॉट अ लॉन्ग बैटल। ग्रेजुअली पॉलिटिक्स में भी वुमेन ने अपना काफ़ी भागीदारी दिखाई और अपने लिए फाइट अगेंस्ट की कि उन्हें भी सीट्स मिलनी चाहिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट पे आते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग दोनों के इक्वल राइट्स के लिए मांग करता है, किसकी, मैन एंड वुमेन, ठीक है। फेमिनिस्ट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द ह्यूमन वुमेन एंड मैन, ठीक है। उसके बाद आता है हम देयर आर एलिगेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ वोटिंग फॉर राइट्स टू वुमेन। कुछ ऐसे अभी भी चालू हैं कुछ कंट्रीज में कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। डिमांडिंग एंड एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड इलीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, इंप्रूविंग द एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। कुछ ऐसी डिमांड्स जो कि पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस मानती है वुमेन के लिए बढ़ाने के लिए, जो कि उनके इम्प्रूव कर रहा है एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स एम्ड एट द इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल। कुछ ऐसी का रेडिकल मूवमेंट जो कि पब्लिक में तो है ही बट उनको पर्सनल और फैमिली में भी मानना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पे वुमेन को हक दिलाया गया है और कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे अभी भी दिलाया जा रहा है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस बाय वुमेन। कुछ ऐसे डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन जो कि वुमेन फेस कर रही है वो देखते हैं। एजुकेशन के मामले में अभी भी लिटरेसी रेट वुमेन का 54% ही है एज कम्पेयर टू मैन का 76% है। डिस्पाइट परफॉर्मिंग वेल, कुछ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन आते थे जिसमें पढ़ाया नहीं जाता, जिसमें सिर्फ एक साइड को पढ़ाया जाएगा तो वो बॉय को पढ़ाएंगे, वुमेन का नहीं पढ़ाएंगे। स्टिल अब हमारी बहुत सारे स्कूलों की क्लासेस में गर्ल्स की रेशियो कम होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। लो वेजेस अगर एक ही मतलब वुमेन और गर्ल और एक ही काम करें, है ना, सॉरी गर्ल एंड बॉय एक ही काम करें तो उनको सैलरी बॉय को ज़्यादा मिलेगी उसी सेम काम के लिए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क वुमेन आर पेड लेस देन वर्क ऑफ मैन। फीमेल 47 क्या होता है, मतलब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके एम्ब्रियो जो फीटस का सेक्स वो जान लेते हैं और अगर वो फीमेल है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट होती है बहुत सारे एरियाज में, अर्बन एरियाज में। अब बाहर तो होती है पर कुछ वो जो हमारी फीमेल्स हैं वो हमारे घर में भी अनसेफ हैं, ठीक है। उनके रिश्तेदारों से या अपने घर में किसी से भी। ये हमारी प्रोपोर्शन है वर्ल्ड की जिसमें वुमेन लिटरेसी रेट दिखाया गया, शायद वो प्रोपोर्शनल वुमेन लेगिस्लेचर का दिखाया, सॉरी एजुकेशन लिटरेसी रेट का दिखाया, ठीक है। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन लोकसभा इज टच टू 14.36, वेरी लो है ना। देखो कितना कम है हमारी वुमेन्स का लेगिस्लेचर में वो भागीदारी। और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट टाइम इन 2019 में हुआ था ये, देखो
Their share in the state assemblies is still less than 5%. स्टेट assemblies में उनका जो भागीदारी है वो अभी भी 5%, स्टिल लेस देन 5%, 5% से भी लेस. इंडिया इज अमंग द बॉटम ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड. इट इज बिहाइंड द एवरेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका. अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इंडिया सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड हो रही हैं, है ना, जैसे कि अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. और उसके बाद आता है फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज. वुमेन को अपना हक मिलना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में. कैसे मिलेगा? इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली ऑल द मेल. कैबिनेट जो है वो मेल है, इसलिए वुमेन को ज़्यादा तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती, है ना. शेफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, शेफ नहीं चीफ. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. गांधी जी यूज्ड टू से रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. रिलीजन पॉलिटिक्स का बात कर रहे हैं हम, रिलीजन की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ना. हो गए 36 मिनट्स हो गए, है ना. 1 आवर के अंदर मैंने कंप्लीट करवाना है ये लेक्चर. गांधी जी यूज्ड टू से रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स. गांधी जी ने ऐसा कहते कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट किया ही नहीं जा सकता. क्यों? ही बिलीव दैट द पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स फ्रॉम द रिलीजन. कुछ पॉलिटिक्स में ऐसी गाइडेड होती है एथिक्स की जो कि रिलीजन से ही आती है. उसके बाद आते हैं यहाँ पे डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन डिफरेंसेस. द रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे. इतनी जेंडर में नहीं होती जितनी कि रिलीजन में होती है. हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशंस, डिस्क्रिमिनेशंस, है ना. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की जैसे ओबीसीज हो गए, हमारे एससीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है पॉलिटिकल उसमें. डिमांड फॉर इक्विटेबल लॉज. सबके लिए इक्वल लॉज होने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में. वुमेन मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज of all religions to discriminate against women. Family laws women के against discriminate करते, so they have demanded the government should change these laws to make them more equitable. ठीक है. Communal politics में आते communalism based on the idea that religion is the principle of the basis of social community. देखा जाता है कि रिलीजन जो है वो प्रिंसिपल है हमारी किसका, सोशल कम्युनिटी का. उसके बाद प्रॉब्लम बिकम्स अ मोर एक्यूट व्हेन द वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पेटेड अगेंस्ट द अनदर. अब ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जब एक ही रिलीजन के लीडर और उसी रिलीजन के जो होते हैं फॉलोअर होते हैं ना, वो दूसरों पे भारी पड़ जाते हैं. अब एक लीडर अपने ही रिलीजन के लोगों का हित चाह रहा है तो वो दूसरों के लिए भला नहीं है. ठीक है. कम्युनिज्म हैपन्स व्हेन. कम्युनिज्म कब होता है देखते हैं. व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज अदर रिलीजन. अब एक ही रिलीजन के लिए काम करेगा लीडर तो कैसा चलेगा, है ना. व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर रेस्ट. अब अगर जो एक ही मतलब एक रिलीजन का वो लीडर बना और अपने ही रिलीजन के लोगों का हित चाहेगा तो ये तो फिर नाइंसाफी है. When the demand of the one religion group are formed opposition to an other. अब एक जैसे जो कि एक्स रिलीजन एक लीडर बन गया और उसके एक्स रिलीजन के ही लोग अपनी डिमांड वो गवर्नमेंट से कर रहे हैं, बाकियों की डिमांड नहीं मानी जा रही है, तो ये भी एक हमारा कम्युनिज्म होगा. वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या आती है. दीज रूटीनली इन्वॉल्व रिलीजियस prejudices, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one's religion over an other religion. Stereotypes क्या होती हैं? ऐसी बिलीफ बना लेते हैं लोग अपने मन में कि ये रिलीजन तो ऐसा है, ये रिलीजन तो ऐसा ही है. जैसे बहुत सारे लोग अपने रिलीजन को तो बुरा भला नहीं बोलेंगे, दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा भला बोलते हैं जो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं ना. पॉलिटिकल डोमिनेंस में भी कुछ ऐसे कुछ ऐसे रिलीजन जिनको पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ देयर आई थिंक उनको नीचा दिखाया जाता है, नीचा माना जाता है ना, उनको नीचे माना जाता है. उसके बाद आता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होता है. इन्वॉल्व द यूज ऑफ द गॉड सिंबल रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील एंड प्लेन टू. इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो अपने रिलीजन के पीपल की रिक्वेस्ट मिन्नतें करते हैं कि हमें वोट करो. ठीक है. मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल राइट्स. समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस अगेंस्ट राइट्स एंड मैसेकर. और कुछ ऐसे ही क्या होता है, वायलेंस हो जाता है, राइट्स होते हैं, मैसेकर हो जाते हैं. देखो फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट के देख लेते हैं हम. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट. कोई एक ऑफिशियल नहीं है इंडिया का
बट चाइना में है, जैसे इस्लाम हो गया है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन नॉट। हर एक रिलीजन का हर एक रिलीजन के पास राइट है, अगर वो किसी को दूसरा रिलीजन उनको अच्छा लग रहा है तो अपने रिलीजन चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट उस रिलीजन में कोई दखल अंदाजी नहीं करती जो कि किसी का रिलीजन हो। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद द रिलीजियस कम्युनिटीज बैनिंग अनटचेबिलिटी। अब कुछ स्टेट ऐसे मतलब लॉ कुछ लोअर कास्ट रिलीजन्स के लिए कुछ ऐसे स्टेट अपने वो प्रोविजंस बना देती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज बना देती है उन छोटे कास्ट लो कास्ट रिलीजन से, जिससे कि उनका हित होता है, वेलफेयर फॉर द वेलफेयर। कास्ट एंड इक्वालिटी कौन सा टॉपिक है? कास्ट एंड इक्वालिटी पढ़ते हैं। कास्ट एंड इक्वालिटी मतलब कास्ट के ऊपर अनइक्वालिटी करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं कास्ट इनइक्वालिटी। कैसे होती है ये? कास्ट सिस्टम इन इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या था? इन द सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सेक्शन बाय रिचुअल्स, जो कि हमारे जैसे अलग अलग कास्ट के लोग अपने रिलीजन की अलग अलग रिचुअल्स बना लेते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ some caste group were supposed to practice some occupation. Many marry within their caste and didn't eat there with members from other। जैसे कुछ कास्ट के लोग होते हैं वो दूसरों जो नीची कास्ट के लोग होते हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, या तो कोई अपनी कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के लोगों के साथ मैरिड नहीं करते हैं ना। उसके बाद बेस्ड ऑन द इवल एक्सक्लूजन ऑफ वन एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स, ठीक है। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और परियास हरिजन से, बट अब तो बहुत सारे रिलीजन आ सकते हैं, आ चुके हैं। इस पे मत जाना, ठीक है। ये जो है इस पे मत जाना, इस पे जाओगे तो अभी सोचोगे कि इतनी स्लाइड बड़ी है भाई, 1 घंटे में मैंने आपको कंप्लीट करवा देना है। विद सोशल इकॉमर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबिलिटी एंड द वीकनिंग large scale urbanization, growth of literacy and education, occupational mobility and the weakening of position of landlords in the villages and the old nation and caste hierarchy are breaking down। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का कास्ट का पॉलिटिक्स में कितना हिस्सा है देखते हैं। कैसे देखेंगे? वेट करो, मैं पानी पी लूँ। देखो, when parties choose candidate election they keep in mind the caste composition of electorate। अब अपने ही कास्ट के लोगों के साथ अपने ही कास्ट के लोगों की वो मिन्नतें करते कि हमें वोट करो है ना। when government are formed political parties usually take care that representative of different caste and find place in it। देखो, when government are formed political parties usually take care that representatives of different caste and tribes find a place in it, ठीक है। कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डिफरेंट कास्ट के लोगों की हित चाहता है, और इससे कि ट्राइब्स को भी अपनी जगह मिल जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट टू द मस्टर सपोर्ट। अपने ही कास्ट के लोगों से वो सपोर्ट मांगते हैं वोट करने के लिए। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन इन द रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने ही कास्ट के लोगों का भला करते हैं और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द कंट्री हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसा क्लियर मेजॉरिटी नहीं है एक सिंगल कास्ट के लिए। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। हर एक कास्ट के लोग, अगर जो एक कास्ट का लीडर है उस वो अपनी ही कास्ट के सारे लोगों से वोट नहीं ले सकता है। हर सारे लोग कैसे करेंगे, है ना, कोई तो रह ही जाएगा। उसके आते हैं पीपल विद इन द सेम कास्ट कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। अब हर एक कास्ट के लोगों की अलग अलग मांगे हैं जो कि अपने लीडर से करते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। जो कि अपना पुअर पीपल्स होते हैं वो अपनी डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस के ऊपर ही है ना। और जो हायर कास्ट के हैं वो अपनी अलग डिमांड्स रखते हैं लीडर के लिए, लीडर के आगे। पीपल आर असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे है, देखो जल्दी देखो। Each caste group tries to become bigger
ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट। अब देखो एक कास्ट के लोग हैं वो अपनी ही कास्ट के लोगों के साथ अलायंस बना रहे हैं नेबरिंग में, जो कि अपनी बिगर यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड एंटर इनटू अ कंडीशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज टू असेस देयर पॉइंट्स, जो कि अलग अलग कास्ट के लोगों को रिक्वायर्ड एंटर इन कोलिशन विद अपने दूसरों जो कास्ट होते हैं एक दूसरे की बात माननी पड़ती है उनको एक कोलिशन बनाने के लिए, ठीक है। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव केम अप इन द पॉलिटिकल बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट। आजकल तो बहुत सारी कास्ट आ गई है ना, तो ये कास्ट भी आई है पॉलिटिकल सिस्टम के कारण अप पर। डिफरेंट रोल्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या हिस्सा है वो देखते हैं। पॉजिटिव रोल भी देखते हैं, नेगेटिव रोल भी देखते हैं, कैसे देखता है वो भी देखते हैं। पॉजिटिव रोल क्या होता है देखो इसका, ये नहीं कि नेगेटिव रोल है, पॉजिटिव रोल देखते हैं इसका। पॉजिटिव रोल में क्या है, इन सम situation expression of caste differences in politics gave many disadvantaged communities the space to demand their share of power। अब अगर हाँ, इसमें क्या हुआ है, अगर एक्सप्रेशन कास्ट डिफरेंसेस, कुछ कास्ट डिफरेंसेस क्या हुआ है, अब पॉलिटिक्स को क्या देता है वो, एक डिसएडवांटेज कम्युनिटीज इन द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, अपनी पावर शेयर करने के लिए सपोर्ट करता है हमारा कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स में, ठीक है। एंड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पर्टिकुलर कास्ट इन वैल्यू मोर डिग्निटी एंड मोर असेस टू द लैंड रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। कुछ उसके छोटी कास्ट के लोगों के लिए वो भला करते हैं, डिग्निटी फॉर योर डिग्निटी एंड एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, हर एक कास्ट को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। नेगेटिव रोल क्या है इसमें देखते हैं, नेगेटिव रोल देखो इसमें, as in the caste religion politics based on the caste identity alone is not very healthy and democracy। एक ही कास्ट के लोग अपने, in the case of religion politics based on a caste identity is not very healthy in a democracy। एक ही कास्ट के लोगों की आइडेंटिटी बन सके डेमोक्रेसी में, वो कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है डेमोक्रेसी में। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेशरिंग ग्रुप्स लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। पॉलिटिक्स में जो लीडर्स होते हैं वो जो गरीब लोगों की बहुत सारे उनको वेलफेयर तो क्या उनके लिए एक वो करते हैं, एक फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं उनके लिए, जिससे कि वो अपने वोट गेन कर सकते हैं, ठीक है ना, अटेंशन पाने के लिए। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लेड्स टू द टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। ये तो पक्की है। उसके बाद आता है चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे लेंथी चैप्टर है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें है, ये मुझे लगा नहीं है। सबसे पहले तो आपका डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स फंक्शन इसके पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्टी, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ये कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस, ये पूरा इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर, इसको तो रट के जाना, 5 मार्क्स का आना है आपका ये। इसमें 45 मिनट्स देना आप, 45 मिनट्स या 1 घंटा आप इसकी थ्योरी में देना, और टाइम 1 घंटा इसके क्वेश्चंस में देना। 1 सेकेंड, आई थिंक 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, बिकॉज 10 मिनट्स ही तो रह गए 1 घंटा होने में, 12 मिनट्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, जब एक ऐसी पार्टी जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इकट्ठे आते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, ठीक है। पार्टीशन क्या होता है, बहुत इजी चैप्टर, जल्दी बता देता हूँ। अ पर्सन स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप ऑन अ फैक्सिनेशन, कोई ऐसा पर्सन जो कि अपनी पार्टी से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसी को सपोर्ट करता है। पार्टीशनशिप क्या होता है, मार्क्ड बाय द टेंडेंसी टू टेक अ साइड ऑफ द इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑफ एन इशू, कुछ ऐसे marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue। ये पता नहीं क्या है, इसको काट दो। ठीक है, नाउ 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। देखो इसमें
एक तो स्टाइलिश चल नहीं रहा है। लीडर होता है जो लीड करता है, एक्टिव मेंबर होते हैं। लीडर होता है जो मतलब इलेक्शन जब होते हैं उसके बाद ज़्यादा पावर होते हैं, वही डिसीजन बनाता है। एक्टिव मेंबर होते हैं जो इसका काम कुम देखते हैं और इनके पास एक उम्मीद होती है कि हम भी एक लीडर बनेंगे। फॉलोवर्स होते हैं जो हम होते हैं, उनको वोट देके अपना लीडर बनाते हैं। पार्टीज कंडक्ट इलेक्शन, पार्टीज इलेक्शन कंडक्ट करती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। अब इनके फंक्शन की फीचर्स ऑफ हम वो पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये अपनी कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रखती है लोगों के आगे जो उनके वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। पार्टीज प्ले डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉज एंड फॉर अ कंट्री। जो पार्टी जीत जाती है वो अपने लॉज बनाती है कंट्री के लिए, ठीक है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट रन करती है। पार्टीज प्ले इन रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो पार्टी हार जाती है वो जो पार्टी हार जाती है वो दूसरी पार्टी के ऊपर अपनी नज़र रखती है और क्या करती है, उनकी कमी निकालती है जिससे कि वो अच्छे से काम करती है ना। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का ओपिनियन शेप करते हैं उनके अपने उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स बना देती है ना, उनकी पब्लिक की ओपिनियन सुन के। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज उनको वेलफेयर और स्कीम्स देती हैं। वन पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ते हैं। पहले तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक ही पार्टी। वन पार्टी क्या होता है, जिसमें एक पार्टी होती है। वन पार्टी। टू पार्टी सिस्टम जिसमें दो पार्टी। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। While the commission treats all people equally, it offers some privileges and large established parties. जो recognized parties होती हैं उसको जो क्या करते हैं, जो हमारा कमीशन होता है ना उसको एक अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। और पार्टीज, एक पार्टी जैसे एक क्लास में बच्चे तो होते हैं पर मॉनिटर को अलग प्रिविलेजेस मैडम देती है ना, वैसे ही रिकॉग्नाइज पार्टी को अलग प्रिविलेजेस मिलते हैं कमीशन से। पॉलिटिकल पार्टी गेटिंग दी स्पेशल प्रिविलेज रिकॉग्नाइज बाय कमीशन। जो पार्टी के ये स्पेशल प्रिविलेज होते हैं वो हमारा कमीशन देता है। दीज पार्टीज आर गिवन अलग अलग यूनिक सिंपल मेथड जो दूसरी पार्टी यूज़ नहीं कर सकती। दो पार्टी सिस्टम होता है, स्टेट पार्टी एंड नेशनल पार्टी। देखते हैं स्टेट पार्टी जो स्टेट की होती है, नेशनल पार्टी जो कंट्री की होती है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये क्या होता है। अब इसके कुछ क्राइटेरिया हैं स्टेट पार्टी बनने के लिए। स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको 6% अपने वोट्स अपने सिक्योर करने पड़ते हैं, तभी वो एक स्टेट पार्टी बन सकेगी, ठीक है। और विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और 2 सीटें जीतनी पड़ती हैं अपनी स्टेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, और 2 सीट्स जीतनी पड़ती हैं उनको स्टेट पार्टी बनने के लिए। नेशनल पार्टी में क्या होता है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द सीट टोटल वोट्स इन द लोकसभा एंड इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। अब इसमें क्या होता है, अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसको 6% अपने टोटल वोट्स जीतने पड़ेंगे लोकसभा में इलेक्शन में, और ये तो 4 स्टेट्स में अपने असेंबली इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। विन एटलीस्ट 4 सीट्स उसको 4 सीट्स उसको रिजर्व करनी पड़ेंगी, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के जाना। बहुत कुछ पार्टीज की बात कर लेते हैं हमारे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी AITC लॉन्च बाय 1 जनवरी, लॉन्च हुई थी 1 जनवरी को। और इसका ना सिंबल ये है, ये इसका सिंबल है। ये पार्ट मतलब इसमें 3 कलर हैं, पत्तियां हैं, हिंदुस्तान का कलर है इसमें, हिंदुस्तान के फ्लैग का। लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1998 को लॉन्च हुई थी। लीडर ऑफ ममता बनर्जी का था। कम्युनिटी टू सेकुलरिज्म फेडरलिज्म, कम्युनिटी सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती थी। अरुणाचल प्रदेश, और ये इसकी स्टेट्स हैं, ये आप रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, इसका ये एक ब्लू कलर का झंडा है जिसके ऊपर एक हाथी बना हुआ है वाइट कलर से। फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, ये 1984 में बनी थी कांशीराम के अंडर। सीक्स द रिप्रेजेंटेटिव और पावर फॉर द, और ये बहुजन समाज पार्टी है ना जो, ये OBCs के लिए सीट रिजर्व कर दी और रिलीजन माइनॉरिटीज़ के लिए के ऊपर ध्यान देती थी, ठीक है। इट हैज़ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी में इसका बहुत सारा रोल था। उसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी, हमारा BJP है ना। फाउंड इन 1990 बाई डिवाइविंग द अर्स्टीवाइल भारतीय जनता संघ पार्टी। पहले इसका भारतीय जनसंघ पार्टी था, यहाँ पर MCQ में पूछा जाता है। और ये संयम प्रसाद मुखर्जी के अंडर थी 1950 में। बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म फॉर हिंदू, नेशनलिज्म हिंदू के
हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर ध्यान देती थी। उसके बाद आता हमारा कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1925, बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिन, लेनिन मतलब रशियन है ना। सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी के उसमें बिलीफ में ही ध्यान देती थी। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिग्निफिकेंट पर्सन्स इन केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड तमिलनाडु। इसका ये साइन देख लेना। आई थिंक ये एक औजार है और ये आई थिंक प्लांट है। आई थिंक ये प्लांट है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्केट सिस्टम फाउंडेड इन 1964, बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिन एंड सेकुलरिज्म, इंडियन डेमोक्रेसी। ये इसका अलग है, ये दोनों पार्टीज अलग है बिल्कुल। opposes imperialism and communism, capitalism, accept democratic relation for securing the objective of social economic justice in India। social economic justice को ये safeguard करना चाहती थी। enjoy strong support in West Bengal, तो ये इसकी स्टेट्स हैं जहाँ ये प्रैक्टिस होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसका एक झंडे के ऊपर एक हाथ है। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी बोला जाता है इसको। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की, जो कि 1885 में पाई गई थी। और इसके बहुत सारे स्प्लिट्स हैं, बहुत सारे उसमें डिवीजन हुई है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1917, ये याद रखना। इसमें से मेन ये वाली है। नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, ये भी इसमें घड़ी है जिसमें हिंदुस्तान का कलर है। फाउंड इन 19 फॉलोइंग द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन पार्टी, सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, गांधी सेकुलरिज्म को इनको ऊपर ध्यान था। इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म के ऊपर इनका ध्यान था। वांट्स दैट हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू natural born citizen the country since 2004, a member of UPA। ये इसका वो है पॉइंट। वुमेन wants that high office in government be confined to natural born citizen of the country, ठीक है। स्टेट रीजनल पार्टी देखते हैं। स्टेट या रीजनल पार्टी क्या होता है? अब एक रीजन की पार्टी या तो उस स्टेट की पार्टी। अदर देन 7 मेजर पार्टी, मोर ऑफ द मेजर पार्टीज कम अंडर द कैटेगरी। 7 पार्टीज के अलावा बहुत सारी स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। दीज पार्टीज नीड टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी। उन पार्टीज को अपने जो पार्टी थी उनको अपने रीजन के खिलाफ नहीं, मतलब रीजन से कुछ जुड़ी उनकी बातें होनी चाहिए, कुछ आइडियोलॉजीज होनी चाहिए अपनी पार्टी में, है ना। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडियन पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीड ओनली इन सम स्टेट। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज हैं, कुछ ज़्यादातर जो कि अपने सक्सीड कर लेती हैं कुछ स्टेट्स के अंदर। चैलेंजेस करते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखते हैं चैलेंजेस। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक अगर कोई लीडर बना तो उसकी आगे जनरेशन ही बनती रहेगी। वो लीडर मनी एंड मसल, कुछ पार्टीज हायर कर लेते हैं गुंडे और अपनी मनी दे के बड़े बड़े लोगों से वोट्स हायर करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स। कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती वोटर्स को देने के लिए उनके पास। उसके बाद आता है हमारा हाउ कैन इट बेंड रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था पर मैं साथ साथ में बता रहा बिकॉज अगर कोई नोट डाउन कर रहा है तो वो अभी नोट डाउन कर ले, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? डिफेक्शन चेंजिंग पार्टी अलायंस, एक ऐसे अलायंस बना देता है कि कोई अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता जीतने के बाद, ठीक है। डिटेल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिमिनल केसेस, एक एफिडेविट उनको जमा करवाना पड़ता है, किस लिए? अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तभी तो हमें पता लगेगा ना उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइल एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। अदर सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, अदर सजेशन, हमारे सजेशन पूछे जाते हैं पेपर में। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन के पास 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। और रेगुलर इंटरनल अफेयर्स को पॉलिटिकल पार्टी में रेगुलर हेल्ड करने चाहिए। देयर शुड बी स्टोर्ड फंडिंग इलेक्शन होने चाहिए। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डन थ्रू द पॉलिटिशियन पब्लिसिटी एंड ऑब्लिगेशंस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। चैप्टर 7 आउट ऑफ कंसर्न डेमोक्रेसी विद द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिविक्स। बहुत छोटे से चैप्टर है, 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं क्या है। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, डेमोक्रेसी क्या है, कैसे है, अकाउंटेबल
रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट कैसी है? कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कंपैरिजन, डिग्निटी ऑफ सिटीजन एंड डेमोक्रेसी। सिटीजन एंड डेमोक्रेसी की डिग्निटी मतलब वेलफेयर ऑफ सिटीजन एंड डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है? इस पर आपको टाइम ऑफ थ्योरी देना 30 मिनट्स। वैसे अगर आप इसकी थ्योरी ना देके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना इस लेक्चर के बाद तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सिक्योर कर पाओगे मार्क्स। उसके बाद आते हैं हमारे डेमोक्रेसी इन बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है? क्योंकि वह इक्वालिटी देती है सिटीजन्स को, अपने सिटीजन को इक्वालिटी देती है, तभी तो डेमोक्रेसी कहलाती है ना। रेड से करते हैं, सिटीजन को इक्वालिटी देती है तभी तो हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बढ़ाता है ये, है ना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ाता है ये। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन निकालने में ये हेल्प करता है। अलाउ रोम टू करेक्ट मिस्टेक्स, रोम को अलाउ करता है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, मतलब एक जैसे हम बोलते हैं ना लायक है, डेमोक्रेसी क्या लायक है एक कंट्री के लिए। येस, इट इज़ बेटर देन मोर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के अदर फॉर्म से ये बेटर है। क्यों देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट डिसीजन मेकिंग इज क्विकर एंड इफेक्टिव इन नॉन डेमोक्रेसीज। ये तो मतलब कहा गया है कि जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती उसमें जो डिसीजन होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं और इफेक्टिव होते हैं। बट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन। बट डेमोक्रेसी में तो हमारे आइडियाज हैं डिलिबरेशन एंड नेगोशिएशन के, है ना। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ऑल डिसीजन आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी में हर एक डिसीजन पब्लिक की वेलफेयर में होता है और पब्लिक के ओपिनियंस को देखे लिया जाता है और प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स के साथ लिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी आती है आगे। ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये हाईलाइटेड ट्रांसपेरेंट है, इसके बाहर ये दिख रहा है ना। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज इन गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट को अपनी सारी एक्टिविटीज़ और उसके बारे में सिटीजन्स को बताना पड़ेगा, चाहिए, है ना। डायरेक्ट एक्यूरेट, जो कि एक्यूरेट है। कम्प्लीटली एंड मेड अवेलेबल इन द टाइमली वे। ट्रांसपेरेंसी अनेबल्स अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी ही डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाती है इंडिया को, अपनी कंट्री को संभालने के लिए। इन इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, एक्ट ये आपके बुक में येलो बॉक्स में दिया था। एक्ट empowers citizens to get timely responsive from the government. It promotes transparency accountability in the working of government। ये आप रीड कर लेना अपनी बुक में से। इज डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट? क्या डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट है? कैसे है तो डेमोक्रेसी शो मिक्स्ड रिकॉर्ड। डेमोक्रेसी क्या करती है? एक मिक्स्ड रिकॉर्ड शो करती है। थ्रू इट हैज़ ग्रेटर सक्सेस इन होल्डिंग रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन एंड सेटिंग अप ओपन इन पब्लिक डिबेट। अपने फेयर एंड इलेक्शन करती है एज ग्रेट सक्सेस इन होल्डिंग रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन इन सेटिंग अप पब्लिक डिबेट्स में ये अपना पूरा हिस्सा डालती है ना। फेल्स इन प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीवन एज प्रोजेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट्स। कुछ फेयर चांस सबको नहीं मिलता है, हर एक का डिसीजन नहीं माना जाता डिबेट्स में, ठीक है। डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड विद इन इट। अब डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड विद इन इट, अपने उसमें रिकॉर्ड्स में कुछ ज़्यादा इन अपने मतलब जो इनकी वो होती है क्या बोलते हैं इन अपना सिस्टम होता है उसमें कुछ ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं इनके विद सिटीजन, अपने सिटीजन्स के साथ। उसके बाद उसने इस डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव, क्या डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लायक है? यस। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी अपनी पीपल की नीड्स को देखता है। डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम द करप्शन। डेमोक्रेसी में कोई करप्शन नहीं होता है। इग्नोर्स द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम्स, अपनी डिमांड पॉपुलेशन की डिमांड्स को इग्नोर नहीं करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट लेजिटिमेट है कि नहीं। यस है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज पीपल गवर्नमेंट एंड हेंस लेजिटिमेट। क्योंकि डेमोक्रेसी पीपल की गवर्नमेंट है और इसलिए वो लेजिटिमेट है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। पीपल अपने विश, पीपल के पास विश होती है कि वो कैसे अपने जो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो रूलर है उनसे कैसे रिप्रेजेंट करे जाएं जो कि उनके द्वारा इलेक्ट हो गए हैं। Democracy ability to generate its own support itself an outcome that can be ignored। डेमोक्रेसी अपना ही एक जनरेट करता है सपोर्ट जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन 2006, यहाँ मिडल में देखो, और यहाँ रिच के पास, मिडिल के पास थोड़ी है और रिच के पास ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है रिच के पास। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी के ऊपर। ऐसे आपकी बुक में एक इमेज दे रखी है, ठीक है। अकोमोडेशन एंड ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी की अकोमोडेशन बतानी है। डेमोक्रेसी नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, डेमोक्रेसी एक मेजॉरिटी ग्रुप से ही नहीं रूल की जाती बल्कि माइनॉरिटी का भी इसमें हिस्सा होता है। रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन डजंट become rule by majority community, rule by majority does not become rule by majority community। जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो सिर्फ मेजॉरिटी जो होती है उसका रूल उसके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए हो। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, डिग्निटी और फ्रीडम के फ्रीडम होती है, डिग्निटी एंड फ्रीडम के ऊपर काम करती है डेमोक्रेसी, इसलिए, ठीक है। सो ये इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ हमारे ख़त्म होता है ये सेशन। सो इसी के साथ ना, अगर आपको ये आपने ये पूरी वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इतनी मेहनत लगती है तो आपका तो एक छोटा सा काम है ना। और अगर आपको आगे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की फुल वन शॉट रिवीजन देखनी है और आगे और भी किसी सब्जेक्ट की वन शॉट रिवीजन देखनी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी स्ट्रेटेजिकल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिससे कि आप 95+ स्कोर कर सको है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी सिविक्स में प्रॉब्लम आती है। सो बाय बाय।